RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज आपका चला हुआ है और इसमें हमने अभ्यास के प्रश्न कर लिए जिनमें हमने 3 प्रश्न अभी तक आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। आज हम इसके लिए चौथा जो प्रश्न है अभ्यास का उसको लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं चौथे प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है। इस कथन से क्या तात्पर्य है। और बी क्वेश्चन में कहा गया है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं, यानी क्यों कर देते हैं। इस प्रश्न में आपको कहा गया है कि जो आवेश की मात्रा है उसमें क्वांटीकृत का जो क्वांटाइज्ड अमाउंट है उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब होता है क्वांटीकृत का। तो क्वांटीकृत का अर्थ होता है, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा Q = Ne, यानी किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसी गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अगर किसी भी परमाणु पर, किसी भी आयन पर, किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं या त्यागे जाती हैं तो वो 1, 2, 3, 4 आदि की पूर्ण संख्या के रूप में ही परिवर्तित होंगे। कभी भी 2.35 या 3.50 इस प्रकार से जो भिन्नात्मक फ्रैक्शन पॉइंट होते हैं फ्रैक्शन रूप में संख्या का, उनमें स्थानांतरण नहीं होगा। तो इस गुण को ही क्वांटीकृत कहा जाता है। अब इसी क्वेश्चन में एक बात और कही गई है कि बड़ी मात्रा में जब आवेश उपस्थित होता है तो फिर वहां पर क्वांटीकृत क्यों नहीं माना जाता। तो इसका कारण ये है कि अगर हम 1 कूलाम आवेश की ही बात कर लें तो वो 1 कूलाम आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश 1.6 -19 कूलाम की तुलना में ही बहुत बड़ी राशि है। और हमारी जानकारी के अनुसार ये एक भी खुद अपने आप में बहुत छोटी राशि है। तो जब हम इसको ज़्यादा मात्रा में लेकर चल जाते हैं, आवेश की अधिक मात्रा ले ली जाती है, तो फिर यह आवेश लगभग नगण्य टाइप हो जाता है। तो इसलिए बड़े आवेश की मात्रा में हम उसको क्वांटीकृत रूप में न लेकर एक लगातार कंटिन्यूअस रूप में हम उसको लेकर चल सकते हैं, ये मान लिया जाता है। तो चौथे क्वेश्चन में तो आपको थ्योरी में बस इतना ही लिखना है कि किसी भी वस्तु का जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, विद्युत आवेश होता है, वो क्वांटीकृत होता है। उसका अर्थ यही है कि वहां पर आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पूर्ण गुणज में उपस्थित होता है जब भी वह एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाता है। और लार्ज स्केल पर या बड़े पैमाने पर या मैक्रोस्कोपिक पैमाने पर अगर इसको देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कुल आवेश की तुलना में लगभग नगण्य माना जा सकता है। इसी कारण उसको लगातार आवेश माना जाता है, क्वांटीकृत आवेश नहीं माना जाता। अब आपका अगला 5वां प्रश्न क्या दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। 5वें प्रश्न में कहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार से सामंजस्य रखता है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी भी वस्तु को जब दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो उन पर आवेश उपस्थित हो जाता है। तो यहाँ पर आवेश संरक्षण का नियम किस प्रकार से लागू होता है। आवेश संरक्षण का नियम, अब आप लोगों ने ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम वो पढ़ा होगा। तो वो नियम क्या है एक बार उसको दोहरा दें आप लोगों के लिए। चलो मैं ऊर्जा संरक्षण का नियम ही दोहरा रहा हूँ कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यानी एक बात कह सकते हैं कि उसमें कुल ऊर्जा का मान नियत होता है। यही बात हमारे आवेश संरक्षण के नियम के आधार पर भी कही जा सकती है कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब वो रूप कैसा है, तो किसी वस्तु पर तो प्लस का आवेश आ सकता है, किसी पर ऋणावेश आ सकता है, लेकिन परिणामी आवेश का मान नियत ही रहेगा। जैसे हमने एक तरफ तो ले दिया यहाँ पर सिल्क कपड़ा, रेशमी कपड़ा, अब उसके पश्चात दूसरा हम ले रहे हैं कांच की छड़। तो जब हम इन दोनों को लेते हैं, ये पदार्थ हमारा न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। दूसरा जब इसको लेकर चलते हैं तो ये भी न्यूट्रल होता है। यानी हमारा यहाँ पर जो कुल आवेश है
उसका मान हो गया 0 0। अब जो कपड़ा है जब कांच की छड़ के साथ रगड़ा गया तो रगड़ने पर सपोज कीजिए कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाते हैं कांच की छड़ द्वारा और सिल्क के कपड़े में से निकल जाते हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे पर कैसा आया, नेगेटिव। सपोज कीजिए यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इस पर 10 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण किए जाएंगे, तो अभी भी प्लस का 10 और माइनस का 10 टोटल कितना हुआ, 0 ही हो जाता है। यानी कुल आवेश, प्रारंभिक आवेश भी शून्य था, अंतिम आवेश भी शून्य है, दोनों का कुल मिलाकर। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आवेश प्रत्येक दशा में समान होता है। यानी आवेश संरक्षण का नियम का सूत्र हम बना सकते हैं, प्रारंभिक आवेश इक्वल टू अंतिम आवेश, जो कि समान होने के कारण ये आवेश संरक्षण का नियम लागू हो जाता है। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, उसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि 4 बिंदु आवेश QA यानी 2 माइक्रोकूलाम, QB -5 माइक्रोकूलाम, QC 2 माइक्रोकूलाम और QD -5 माइक्रोकूलाम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर उपस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना है, इसकी गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक स्क्वायर दिया गया है जिसके चारों कोनों ABCD पर क्रमशः +2 माइक्रोकूलाम, -5 माइक्रोकूलाम, +2 माइक्रोकूलाम और -5 माइक्रोकूलाम के 4 आवेश रखे गए हैं और इस वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो आप इन भुजाओं के आधार पर जो आवेश रखे गए हैं इनको Q1, इसको Q2, ये Q3 और ये Q4 मान सकते हैं। अब अगर हम इसका एक विकर्ण खींचते हैं तो विकर्ण कुछ इस प्रकार से खींचा जाएगा और फिर कहा गया है कि इसके केंद्र O पर यदि कोई आवेश रखा गया है जिसका मान 1 माइक्रोकूलाम है जो कि प्लस का है, तो इस आवेश पर लगने वाले कुल बल का मान आपको ज्ञात करना है। तो पहले हम AO की दूरी, BO, OC, OD की दूरी निकाल लें, क्योंकि एक वस्तु पर जो बल लगेगा इन चारों आवेशों का बल लागू होता है। तो चूंकि त्रिभुज यहाँ पर ले सकते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, यानी जो हमारा AC स्क्वायर है वो AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। यानी इस आधार पर आप इस फॉर्मूले से निकाल कर देख सकते हैं जो हमारा AC का मान आएगा वो 10√2 आ जाएगा। अब चूंकि ये O AC का मध्य बिंदु होता है, क्योंकि वर्ग के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इसलिए AO है, OB हो, OC हो या OD हो, इन सब का जो मान आएगा वो 5√2 सेंटीमीटर के बराबर आएगा, जिसको हम 5√2 गुना 10⁻² मीटर लिख सकते हैं MKS पद्धति के अनुसार। अब हम इस चित्र में देखते हैं सबसे पहले O पर A के द्वारा लगने वाला बल, तो यहाँ लिखेंगे O पर A के द्वारा लगने वाला बल, लगने वाला कूलाम बल की इसको लिख सकते हैं कूलाम बल, F1 मान लीजिए इसको, तो F1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 गुना Q1 Q2 अपॉन R²। इस अवस्था में ये 1/4πε0 तो 9 गुना 10⁻9 हो जाएगा। Q1 का मान हमारा हो जाएगा 2 माइक्रोकूलाम 10⁻6 और Q2 हमारा हो जाएगा 1 माइक्रोकूलाम 10⁻6 और अपॉन R² हमारा है 5√2 गुना 10⁻² का वर्ग। अब यहाँ इसमें देख सकते हैं जो हमारा Q1 है, Q1 हमारा 2 माइक्रोकूलाम है, Q2 हमारा 1 माइक्रोकूलाम है और ये दूरी हमारी 5√2 आई थी, तो वही वैल्यू हमने अब यहाँ पर रख दी है। अब इसके बाद जैसे इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के पश्चात यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 18 न्यूटन के बराबर आ जाएगी। अब ये 18 न्यूटन, अब यहाँ थोड़ा सा इसकी दिशा के रूप में हमें मान लेकर चलना पड़ेगा। देखना A प्लस का है और जो O है वो भी प्लस का, तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब यहाँ इस पर जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो इस दिशा में मान सकते हैं F1 का मान, F1 का मान O से C की ओर, तो आप लोग यहाँ आंसर में लिखेंगे O से C की ओर, यहाँ पर ये बल लगेगा।
अब इसी प्रकार से यहाँ हमने O पर A के द्वारा लगने वाला बल निकाला, अब हम O पर C के द्वारा लगने वाला बल निकालेंगे। C के द्वारा लगने वाला बल जिसका मान हम F2 लेकर चल सकते हैं। अब F2 का मान देख लीजिए भाई, F2 में भी अगर देखा जाए तो यहाँ 2 माइक्रोकूलाम, 1 माइक्रोकूलाम 5√2 दूरी, 1 माइक्रोकूलाम 2 माइक्रोकूलाम 5√2 दूरी, दोनों सब कुछ राशियां बराबर हैं। तो इस आधार पर यहाँ OC के बीच लगने वाला बल भी OA के बीच लगने वाले बल के ही समान होगा, यानी इसका मान आपका 18 न्यूटन ही आएगा। लेकिन प्रतिकर्षण बल होने के कारण ये प्रतिकर्षण बल C और O पर इधर को लगेगा, तो अब की बार F2 का मान हम यहाँ ले सकते हैं, F2 का O से A की ओर। तो यहाँ लिख देंगे हम O से A की ओर। अब अगर चित्र के अनुसार देखें तो हमारा एक बल F1 लगा हुआ है इस दिशा में F1, और F2 लगा हुआ है इस दिशा में। दोनों बल के मान समान है लेकिन विपरीत दिशा में हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं F1 व F2 का परिणामी, इन दोनों का परिणामी हमारा हो जाएगा कितना, 0, 0 0 के बराबर हो जाएगा। अब ये 0, अब वापस चित्र में आ जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुका है। जब यहाँ देखेंगे तो AO के बीच लगने वाला बल OC की दिशा में, OC के बीच लगने वाला बल OA की दिशा में, दोनों विपरीत हैं तो इनका परिणामी 0 हो गया। इसी प्रकार से BO के बीच लगने वाला बल, अब देखिए ये माइनस का और ये प्लस का, तो आकर्षण बल लगेगा, वो लगेगा एक दूसरे की ओर। तो इसको हम O से B की दिशा में मान लेते हैं क्योंकि आकर्षण बल है, ये कम आवेश है, ये ज्यादा आवेश है, तो इसका आकर्षण बल ज्यादा होगा, तो ये अपना B की ओर को इसको खींच लेगा। इसी प्रकार से जो OD है यहाँ -5 है और यहाँ प्लस का 1 है, इनके बीच लगने वाला बल की जो दिशा होगी उसका मान भी यहाँ D की ओर हो जाएगा। अब जिस प्रकार से हमने यहाँ O पर A के द्वारा लगने वाला बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हमने बल का मान निकाला है, आप OB और OD का मान भी निकाल कर देख लेना। अब की बार ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा और बीच की दूरी इनकी भी 5√2 ही होगी। तो यहाँ जो मान OB के बीच आएगा वही मान OD के बीच भी आएगा। तो दोनों विपरीत दिशा में होने के कारण इनका परिणामी भी 0, इनका परिणामी 0, इनका परिणामी 0। तो कुल बल जिसको कि हम F कह सकते हैं वो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, चूंकि वेक्टर राशि है तो वेक्टर रूप में इनको जोड़ दिया जाएगा और परिणामी आंसर आपका आ जाएगा 0। अब अगर कहीं भी कोई भी वस्तु जिस पर परिणामी बल 0 लगा हुआ हो तो वस्तु सदैव संतुलन की अवस्था में कह दी जाती है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको बल का मान न देकर ये कह दिया जाए कि बताइए कि वह वस्तु संतुलन की अवस्था में है या नहीं, तो भी आप उसका आंसर इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि यदि वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल 0 है तो वह वस्तु संतुलन में होगी। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 माइक्रोकूलाम का आवेश संतुलन में है क्योंकि इस पर लगने वाला परिणामी बल 0 है। तो इस प्रकार से हमने आज की वीडियो में भी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कंप्लीट कर दिए हैं, जिनमें उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी कैलकुलेशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की हम कोशिश जरूर करेंगे। बाकी के शेष प्रश्न हम आपको अगली वीडियो में और क्रमागत वीडियो में लगातार प्रस्तुत करते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।